Okay, so hello everyone, welcome to IMA and welcome back to the third lecture of OD, that is Ordinary Differential Equation. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है। मतलब कोई भी गिवन कंडीशन हो, उस कंडीशन से हेल्प लेकर हम उसी कंडीशन के बेसिस पर कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कितनी तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, उन चीजों पर भी हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है फैमिली ऑफ कर्व्स। तो फैमिली ऑफ कर्व्स को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो ये कुछ इस तरह की बात करता है, दैट इज सेट ऑफ कर्व्स। अब सेट ऑफ कर्व्स से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कर्व्स हों अलग अलग तरह के। ठीक है, इस तरह के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व्स बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग दो पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। पहला पर्सपेक्टिव हमारा नॉर्मल, जैसे कि कोई भी गिवन कंडीशन है तो उसमें कैसे देखेंगे कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है क्या नहीं है, उस बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा पर्सपेक्टिव होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो जो हमारा पहला पर्सपेक्टिव है ये हम उस पर बात करते हैं पहले। तो अगर आपको ये बोला जाए कि एक सर्कल बनाओ जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो, इसके अलावा पहली कंडीशन तो ये हो, इसके अलावा जो सर्कल है वो पास करे, किसके थ्रू पास करे? वो पास करे ओरिजिन के थ्रू। बस ये दो कंडीशन गिवन हो तो क्या आप सभी का फिगर या क्या आप सभी का कर्व सेम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज इसमें नहीं बताई गई, जो कि है रेडियस। रेडियस बता दिया जाता तो सबका ही आंसर सेम आने वाला होता, लेकिन इन्होंने रेडियस नहीं बताया। तो यहाँ पर कुछ लोग जो सर्कल बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर सेंटर ले लेंगे और फिर सर्कल को इस तरह बना देंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल का सेंटर ले लेंगे और ये बना देंगे सर्कल। इसी तरह कुछ लोग यहाँ ले लेंगे और ये बना देंगे सर्कल। ठीक है, बन गया थोड़ा बहुत तो ठीक है, ठाक गया। तो इस तरह ना अलग अलग लोगों के अलग अलग कर्व्स बन रहे हैं। ठीक है, या आपके ही अलग अलग कर्व्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट किस कर्व पर बात करी जा रही है। तो ये सारे कर्व, एक कर्व ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सारे कर्व और इस तरह बहुत ढेर सारे जो भी बनेंगे। ठीक है, सारे बनाने तो पॉसिबल नहीं है, तो जो भी कर्व बनेंगे इस तरह से, वो सारे कर्व का जो कलेक्शन होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे, इसका जो कलेक्शन बोलो या सेट बोल लो, जो सेट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। अब ये तो बात हो गई हमारे एक पर्सपेक्टिव की, जिस पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने फैमिली ऑफ कर्व को देखा। अब दूसरा एक तरीका है, या दूसरी तरह से अगर समझाया जाए, चूंकि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे अगर ये चीजें समझाई जाएंगी या ये चीजें समझी जाएंगी तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें काफी फायदा मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx इक्वल टू y। ठीक है, dy by dx इक्वल टू y। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू c e की पावर x। ठीक है, y ऑफ x का मतलब होता है कि y की वैल्यू जो है वो x पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन गिवन है, इसके साथ साथ ये c गिवन है।
ये जो सी है ये क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे आज की ही वीडियो में। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका आपको सॉल्यूशन गिवन है। तो अब सॉल्यूशन आया कैसे, इसको कैसे निकाला, ये सारी बातें हम आज ही देखेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ फैमिली ऑफ कर्व्स को समझने के लिए आप बस इतना जान लो कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ये एक सॉल्यूशन है। अब देखो, जैसे ही हम इस c की वैल्यू को चेंज करेंगे, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू को चेंज करते करते हमको अलग अलग जो है वो कर्व्स मिलते जाएंगे। अब इस इक्वेशन के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि यहां पर c की तुम कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, तुम यहां पर c की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख दो, ये इक्वेशन हमेशा इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब अगर हम y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये कुछ इस तरह आएगा। अगर हम y की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो फिर ये कुछ इस तरह आने वाला है। इसी तरह हम c की वैल्यू को, इसी तरह हम c की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, हमें अलग अलग कर्व्स मिलते जाएंगे और ये सारे कर्व्स क्या होंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। मजे की बात ये है। तो ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जादू। तो यहां पर जितने भी कर्व्स मिलेंगे, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, c की कोई और वैल्यू रख देंगे, वो वाला कर्व, वो सारे कर्व्स का जो कलेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, अब फैमिली ऑफ कर्व के ही बेसिस पर हम आगे के टॉपिक जैसे कि हमारा फॉर्मेशन है और सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हमको एक कंडीशन गिवन रहेगी, एक गिवन कंडीशन रहेगी, इस कंडीशन पर बेस्ड हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो फॉर्म कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अब कैसे करेंगे वो अब देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये होता क्या है। अभी हम लोगों ने पहली स्लाइड में क्या पढ़ा? कौन सा टॉपिक पढ़ा? फैमिली ऑफ कर्व पढ़ा ना। तो ये भी क्या है? ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व है। जो कुछ अभी आपने फैमिली ऑफ कर्व के बारे में पढ़ा, ये उसी का एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म है किसका? फैमिली ऑफ कर्व का। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे। अब देखो यहाँ पर x है, y है। हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले लिखते हैं, फिर जो डिपेंडेंट होता है उसको लिखते हैं। इसके अलावा हम जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उन्हें लिखते हैं। अब देखो यहां पर ये एक इक्वेशन है, जैसे अभी पिछली स्लाइड में आपको एक इक्वेशन दी गई थी, ये y ऑफ x लिख लो चाहे y लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि इसकी वैल्यू x पर डिपेंड है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन मिल रहा है, इसके अलावा आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, ये सारे जो हैं, ये सारे C1 C2 से लेके Cn, ये सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू सी ई की पावर x, जैसा कि ये एक इक्वेशन है ना, बस इसी इक्वेशन का यूं समझ लो ये एक जनरल फॉर्म है। मतलब इस तरह की ही इक्वेशन का ये एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो हमें फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, हमें इस फैमिली ऑफ कर्व की हेल्प से एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने के लिए दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है।
पहली ये है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, इसमें जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं? n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हैं। इन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम देखेंगे कि कितने कांस्टेंट्स हैं। अब जैसे कि यहां पर n है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x यहां पर इसलिए किया कहा जा रहा है क्योंकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, n टाइम्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको? तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को। इसको अगर आप इक्वेशन 1 मान लो तो, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, या फिर डिफरेंशिएट करेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स को, और उनको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? n टाइम्स करेंगे, मतलब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उतनी बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम ये करेंगे कि ये जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इनको एलिमिनेट करेंगे, मतलब हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक ये एलिमिनेट ना हो जाए, मतलब n टाइम्स करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट दीज n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। हमको इन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को इस इक्वेशन से एलिमिनेट करना है। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पर क्या सीखा कि हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? उस फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले देखेंगे कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अगर इसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो n बार डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उन सबको हम एलिमिनेट कर दें, मतलब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होगा, ठीक है। तो जो लास्ट में हमारा इसके बाद, इन दोनों चीजों के बाद जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगा वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होगा। अब इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें एक एग्जाम्पल गिवन है जो कि है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एज एन एग्जाम्पल फर्स्ट स्लाइड में लिया था आपको फैमिली ऑफ कर्व समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमसे पूछ रहे हैं इनकी कंडीशन क्या गिवन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। किसके लिए बनाओ? उन सभी सर्कल्स के लिए बनाओ जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है, और जिनका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है, सेंटर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। अब देखो, अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा दिखेगा? एक्स एक्सिस पर है, मतलब एक्स एक्सिस पर तो चल रहा है, बट वाई एक्सिस पर तो गया ही नहीं सेंटर, तो वाई एक्सिस पर 0। तो h,0 जो है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट होने वाला है। इसके अलावा यहां पर h,0 का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? h है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को ही तो हम रेडियस भी कहते हैं, तो यही हमारा रेडियस भी हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो जो भी हमें गिवन कंडीशन होगी उन सभी गिवन कंडीशन को सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि फिगर में देखें, और फिगर में देखने के बाद जो सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए, जो सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए इक्वेशन फॉर्म करना।
ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा इक्वेशन फॉर्म करना होना चाहिए। तो इसकी इक्वेशन अगर हम फॉर्म करते हैं तो वो क्या आएगी? आपको पता है कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h कॉमा k, ये h कॉमा k ये क्या होता है? ये सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। इसके अलावा जो r होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। तो अगर हम इस सर्कल के हिसाब से देखें, अब ऐसे तो बहुत से सर्कल होंगे ना, तो अगर हम इस सर्कल के हिसाब से देखें तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह क्या होगा? जीरो, क्योंकि यहां पर जीरो है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। और r की जगह क्या होगा? r की जगह h होगा, तो h स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन जो कि सेटिस्फाई करता है हमारी गिवन कंडीशन को। इस कंडीशन से रिलेटेड आप कोई भी सर्कल बना लो, वो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके में, कि पहला तरीका क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ढूंढ लो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ढूंढ लेते हैं। अब देखो यहां पर कांस्टेंट क्या है? x तो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है? h ही तो है, यहाँ भी h है। तो यहाँ पर ये चेंज होगा। ठीक है। जैसे जैसे ये सेंटर चेंज होता जाएगा, रेडियस चेंज होता जाएगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये दोनों बराबर हैं फिलहाल इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन में, ये दोनों बराबर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए? एक हो गए, h। ठीक है। सिर्फ एक h जो है वो क्या है? हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा, वो देखते हैं क्या है। हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है इस फैमिली ऑफ कर्व को कितनी बार? n बार। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे कितनी बार? n बार, मतलब 1 बार, एक बार। तो सेकंड हमारा जो स्टेप यहाँ पर होगा वो क्या होगा? डिफरेंशिएट करने का। अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है। d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ h स्क्वायर। ये तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस एच प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? किसी एक कांस्टेंट का। और आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद ये इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी दिखेगी, x माइनस एच प्लस y dy बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसको रब करते हैं। अब इसके बाद ये हो जाएगा x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस y dy बाय dx। ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस x माइनस एच की जो वैल्यू है ना, उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो जैसे ही हम इस x माइनस एच की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस y dy बाय dx का होल स्क्वायर
यहाँ पर देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर है ना, तो x माइनस एच की जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया, तो माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप एच स्क्वायर की जगह ना, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू एच, यहाँ पर जो वैल्यू एच है उसके लिए आप ये भी लिख सकते हो कि इसके लिए ना एच की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से क्या आएगी, अगर हम यहाँ से एच की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर इस एच स्क्वायर को हटा के हम लोग ये h की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है वो रखेंगे, दैट इज x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जो फाइनल हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हुई है वो ये होगी, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ये होगी हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमें इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन के थ्रू मिली है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ये होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो इसी तरह से आप लोगों को भी अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है जहां पर हमें कोई कंडीशन गिवन होगी तो सबसे पहले हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो देखेंगे। इसके बाद इस इक्वेशन को जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। हमने डिफरेंशिएट किया, हमको ये मिला। इसके अलावा हमको यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिला। यहाँ पर हमें एच स्क्वायर मिला था बट उसके लिए भी हमने ये वैल्यू निकाल ली और उसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पर इस तरह से चीजें रख दी। तो जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आ चुकी है। तो इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चंस के लिए भी और एग्जांपल्स के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तरीका सबका सेम है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रिमार्क है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि whenever we form a differential equation, our priority is to obtain a differential equation of minimum possible order। ठीक है, यहाँ पर जो ये वर्ड है ना मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे, यहाँ पे देखो, मान लो कि हमें कोई कंडीशन गिवन है जिस कंडीशन की हेल्प से हमने y इज इक्वल टू सी एक्स ये इक्वेशन बनाया। तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखना। तो यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमने क्या किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन यहाँ पर सी है और हमें तो हम लोगों ने लास्ट जो पॉइंट था वो क्या पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर c की वैल्यू y बाई एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस c की जगह y बाई एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। ठीक, अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं अभी तो हम इनको, अभी मेरा मन कर रहा है हम लोग इनको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इनको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, आप लोग कर सकते हो, लेकिन हमारी कोशिश या हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हम मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर देखें। हम कोशिश करें कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कम से कम हो। ठीक है, हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसका ऑर्डर बढ़ जाएगा, वो 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या है, ये अभी के लिए 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो जब हमें वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बिना किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के मिल रही है, तो टू पर जाने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो कोशिश हमें हमेशा यही करनी है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल रही है वो मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर की होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हमें फिर से एक जनरल फॉर्म देखना पड़ेगा, जहां पर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे और इसके जितने पॉसिबल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव्स है। अब आपको कोई एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए जहां पर एक डेरिवेटिव है तो बस इतना काम में आएगा, जहां दो डेरिवेटिव है तो इतना काम में आएगा, और जहां जितने ज्यादा डेरिवेटिव वहां उतना ज्यादा काम में आने वाला है। तो एन का मतलब है कि एन नंबर ऑफ टाइम्स जो फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y हो जाएगा अगर y n टाइम्स डिफरेंशिएबल है तो n टाइम्स डिफरेंशिएबल। ठीक है, जो y को n टाइम डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन होने के लिए, कम से कम, एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट n टाइम्स तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसके अलावा y का मतलब यहां पर है कि कोई एक फंक्शन, ठीक है, y एक ऐसा फंक्शन है जो कि n टाइम्स डिफरेंशिएबल हो और y जो है वो सेटिस्फाई कर रही, y satisfies इक्वेशन 1, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो। ठीक है, y जो है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए और n टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, n टाइम्स डिफरेंशिएबल होगी और इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो y को हम इस पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कह देंगे। अभी हम लोग बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे और बाकी सारी चीजें भी देखेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। अब y के रिस्पेक्ट में ही हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का मिलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब y जो है वो हमारा सॉल्यूशन होगा जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x पर डिपेंड कर रहा होगा। अब देख लेते हैं कि कितनी तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात अब होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश मतलब 2 बार डेरिवेटिव, इसी तरह n बार डेरिवेटिव लिया गया इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि क्योंकि ये जनरल फॉर्म है ना, तो जब हम लोग किसी चीज के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, किसी चीज को समझने या समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हम हमेशा जनरल फॉर्म में लेके बात करते हैं। एक बार आपने जनरल का समझ लिया तो पर्टिकुलर के लिए समझने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि nth ऑर्डर का है। समझ में ही आ रहा है कि यहाँ पर n बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर ये n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कुल मिला के यहाँ पर 3 तरह का होने वाला है। जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक सॉल्यूशन होगा आपका जनरल सॉल्यूशन, एक होगा पर्टिकुलर, इसके अलावा एक होगा सिंगुलर। तो सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है?
अब देखो जैसे अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, आप लोगों ने फैमिली ऑफ कर्व्स पढ़ा, तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन और फैमिली ऑफ कर्व्स या जितनी भी चीजें हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हम लोग उनका जनरल फॉर्म जरूर देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, उसका जो जनरल फॉर्म होगा, वही तो जनरल सोल्यूशन होगा ना। जनरल फॉर्म का मतलब है कि सॉल्यूशन में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो किसी फॉर्म में लिखी होंगी, उनमें से किसी किसी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमें अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे, वो उस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अलग अलग वैल्यू असाइन करके हमें मिल जाएंगे। इसी तरह के सॉल्यूशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ये तो हो गई समझने और समझाने वाली बात। अभी बात करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि इसको कैसे समझें। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितने ऑर्डर हो, मतलब उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर हो, उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो। तो अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हैं, वो और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दोनों बराबर हों, अगर ऐसा है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 9y। ठीक है, अभी इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो ये है y a e की पावर 3x इक्वल टू होगा यहाँ पे y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 3x। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ये रहा। यहाँ पर a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे जैसे a और b की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। मतलब अगर हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 रखें, तो एक सॉल्यूशन हमको ये मिल गया। इसी तरह अगर हम a की वैल्यू 1 रख दें और b की वैल्यू -1 रख दें, तो हमें एक सॉल्यूशन ये मिल जाएगा। तो इसी तरह हमें बहुत ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो ए और बी दोनों की वैल्यू चेंज कर करके हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस बना पा रहे हैं। तो इसी तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक मजे की बात और है, वो ये कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर गिवन पर्टिकुलरली कोई भी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं, वो सारे सॉल्यूशंस हम जनरल सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। मतलब हम जनरल सॉल्यूशन के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में अलग अलग वैल्यू असाइन करके अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके जो गिवन डिफरेंशियल होगी इक्वेशन होगी उसके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर। अब देखो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, इस जनरल सॉल्यूशन में अलग अलग वैल्यू रख दो, अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग वैल्यू, अलग अलग सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन उठा लो। ठीक है, इसी सॉल्यूशन को बोल देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी एक अगर आपने ये उठा ली तो सिर्फ इसको बोल देंगे पर्टिकुलर। ठीक है, तो बस यही होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से जितने भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं अलग अलग वैल्यू लगा के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पर, उनमें से कोई एक भी सॉल्यूशन आप उठा लो, उसी को बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मान लो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 9y। अभी आपने देखा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -3x। ठीक है, इसके अलावा a की वैल्यू रख दो 1 और b की वैल्यू रख दो 5। ठीक है,
तो y इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 5 e की पावर माइनस 3x। तो ये क्या है, पर्टिकुलर, ये क्या है, जनरल। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जनरल सॉल्यूशन ये है। इस जनरल सॉल्यूशन में आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कुछ वैल्यूज असाइन कर दी, तो जैसे ही आपने वैल्यूज असाइन करी, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना दिया। तो अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, दैट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो, मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के तीन तरह के सॉल्यूशन होंगे, जनरल, पर्टिकुलर और सिंगुलर। ठीक है, यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप लोग समझ जाना। तो अभी मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ढेर सारे जनरल सॉल्यूशंस के ढेर सारे अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, जैसे जैसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। इनमें से कोई एक उठा लो, मान लो ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन उठा लो, वो आपका बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास ये सारे सॉल्यूशन थे, ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन थे, जिसमें से जनरल सॉल्यूशन जो था उसमें अलग अलग वैल्यूज को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को अलग अलग वैल्यू असाइन करी और हमको ये सारे सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, जिसमें से कोई एक उठा लिया तो उसको कह दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब एक और सॉल्यूशन है, मान लो कि एक और सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास, जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की चाहे कोई भी वैल्यू असाइन कर लो, लेकिन ये सॉल्यूशन यहां से बन ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यूज को अलग अलग असाइन करने के बावजूद ना मिलें, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल आप यहां पर देख लो। एग्जांपल है dy by dx इक्वल टू x y की पावर 1/2। ठीक है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। अब अगर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो हम c1 को कोई भी वैल्यू दे देंगे। मान लो हम लोगों ने यहां पर, अगर हम पर्टिकुलर निकालने की बात करें तो हम c1 को कोई भी वैल्यू दे देंगे। मान लेते हैं कि हमने c1 को वैल्यू दी 2, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर y इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप यहां पर y इक्वल टू 0 रखो, ये क्या हो जाएगा, RHS इसका 0 हो जाएगा, और 0 का डिफरेंशिएशन करो वो भी x के रिस्पेक्ट में, वो भी 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना।
इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 जो है वो इसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन क्या आप जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू रखकर इस सोल्यूशन को ऑब्टेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस C1 के लिए आपको C1 की एक पर्टिकुलर वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू रखकर अगर आपको 0 मिलता है तो सिंगुलर सोल्यूशन ये नहीं होगा। लेकिन यहां पर आप C1 की कोई भी वैल्यू रख लो, यहां पर आपको 0 कभी नहीं मिलने वाला। तो ऐसे सोल्यूशन y इज इक्वल टू 0 भी तो एक सोल्यूशन है ना इसका। तो ऐसा सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की कोई भी वैल्यू रखने पर भी ना मिले, तो इस तरह के सोल्यूशंस को हम लोग सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।